नमस्कार, वर्ल्ड दिस वीक में आपका स्वागत है। मैं हूँ राकेश त्रिपाठी। पिछले हफ्ते जो भी अपडेट्स हुई, पिछले हफ्ते जो भी डेवलपमेंट हुई पूरी दुनिया में, उसको लेके हम आज हाजिर हैं। लेकिन बात एक ये है कि जो भी डेवलपमेंट हुई, उसके केंद्र में बस एक ही आदमी है और वो है डोनाल्ड ट्रंप और उनका टैरिफ प्लान। तो इस बात को लेकर जो भी डेवलपमेंट हुई, आज हम जानेंगे अपने 2 मेहमानों से। हमारे साथ हैं जाने-माने स्ट्रैटेजिस्ट कमांडर चक्रपाणी जी, सुदर्शन चक्रपाणी जी और एम्बेसडर जेके त्रिपाठी, फॉर्मर एम्बेसडर हैं। बताएँगे कि डिप्लोमैटिक लिहाज से भारत कहाँ खड़ा है और भारत पहले के मुकाबले 2-3 दशकों के 2-3 दशक पहले जहाँ था, उस हिसाब से आज उसकी स्ट्रैटेजी कैसी है। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। बहुत-बहुत शुक्रिया आप आए हमारे अ, इस चैनल पर, आपने हमें टाइम दिया। कमांडर साहब, सबसे पहला सवाल तो ये जानना चाह रहा था आपसे कि पूरी दुनिया में टैरिफ का आतंक फैलाया हुआ है हमारे ट्रम्प साहब ने। तो उसके बाद ये देख रहे हैं हम कि बहुत सारे देश भारत की ओर झुक रहे हैं। चाइना ने अप्रत्याशित रूप से कहा है, हालाँकि हम जानते हैं डिप्लोमेसी में बहुत कुछ होता है। एक स्ट्रैटेजिस्ट की हैसियत से आप इसे कैसे देख रहे हैं? मैं हमने ब्राज़ील के सर्वेसर्वा जो हैं उनका भी बयान सुना और बहुत सारे देश ऐसा कह रहे हैं कि इंडिया सही कर रहा है। आप इसको कैसे देखते हैं? राकेश जी नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और आपके साथ साथ बाकी सभी दर्शकों को जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल सटीक सवाल पूछा राकेश जी आपने। सबसे इम्पोर्टेंट अहम बात क्या है? देखिए, ट्रंप को लगता था कि वो उसके पास ट्रंप का इक्का है, इसीलिए उसने शायद उसके माँ बाप ने उसका नाम ट्रंप इसीलिए रखा। ठीक है, लेकिन वो निकला चिड़ी का गुलाम, या बल्कि चिड़ी की दुग्गी। अब सवाल होता यह है कि अमेरिका ने ये क्यों किया और इसके साथ साथ पूरे विश्व में इसका असर क्यों हुआ या क्या हुआ और इसका परिणाम क्या हो रहा है। बिल्कुल संक्षिप्त में 3-4 वाक्यों में बता देता हूं। अमेरिका के सामने एक बहुत बड़ी दुविधा है। नंबर एक, उसका डॉलर जो है वो थोड़ा थोड़ा वीक होता दिख रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि देखिए, जब रशिया ने अटैक किया था यूक्रेन के ऊपर, तो अमेरिका ने सबसे पहले क्या किया था? सैंक्शन लगाए और जितने भी डॉलर एसेट थे उनको हथिया लिया। तो बाकी देशों को लगने लगा कि साहब, हमारा अगर पैसा ये ऐसा हो जाए तो क्या होगा। इसलिए देखिए, हिंदुस्तान भी अपना गोल्ड और अपने डॉलर से कम होके यूरो में ज्यादा जा रहा है, बाकी करेंसी में ज्यादा जा रहा है। दूसरी बात, ब्रिक्स ने स्टार्ट किया ये बात करना, खास करके ब्रिक्स ने नहीं, चाइना ने बात करना शुरू किया कि हम ट्रेडिंग है ना युआन में क्यों नहीं कर सकते, हम एक डिजिटल युआन बनाएंगे रेबिम्बी के नाम पे, हम उसमें करते हैं। वेनेजुएला इसमें आ गया, वेनेजुएला का बट्टा बैठा दिया अमेरिका ने। इसके बाद छोटे मोटे देश कर रहे हैं रेबिम्बी में अपना ट्रेड, ज्यादा नहीं हुआ है, लेकिन ये तूल पकड़ने लगा ब्रिक्स के अंदर। इसीलिए ट्रंप ब्रिक्स के खिलाफ हो गए हैं। इतना ज्यादा पगला जाते हैं बल्कि जब वो ब्रिक्स का नाम सुनते हैं। तीसरी बात, ट्रंप को साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अमेरिका का जो टोटल डेट है वो आज की तारीख में 113% है अपने जीडीपी का। मतलब जितना वो बनाते नहीं है उससे ज्यादा उनका है ना बकाया है, पैसा उन्होंने उधार ले रखा है। ये जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा इनको वापस पे करना पड़ता है सिर्फ इंटरेस्ट के नाम पे। इसीलिए ट्रंप ने बाकी चीजें की थी अमेरिका के अंदर अपना गवर्नमेंट को डाउन साइज करने की। तो ये हो गया बैकग्राउंड की ये सब हो क्यों रहा है। अब आता तरीका। ट्रंप ने एक बहुत पुराना तरीका इस्तेमाल किया है जो अर्ली 20th सेंचुरी में भी इस्तेमाल किया गया था। उस समय उन्होंने कहा था कि अगर हम डिप्रेशन से बाहर जाना है तो हमें खर्चा करना पड़ेगा, पैसे नहीं है तो चलिए हम बाहर से पैसे बाकियों को सैंक्शन लगाएंगे, टैरिफ बढ़ाएंगे और हम पैसे कमा लेंगे। नतीजा क्या हुआ? नतीजा हुआ ग्रेट डिप्रेशन जो 1922 1923 में स्टार्ट हुआ था और जो चला कई सालों तक। लेकिन ट्रंप ने हिस्ट्री से नहीं सीखा। शायद उसके हिस्ट्री टीचर जरा बीमार रहे होंगे या शायद उनको बताने वाला कोई मिला नहीं, हिंदुस्तानी हिस्ट्री वाले जैसे अच्छे लोग होते हैं। तो उसने ये तरीका इस्तेमाल किया
ये तरीका इस्तेमाल करके उसने ये नहीं देखा मित्र कौन है और दुश्मन कौन है। फोकस जो है, देखिए चाणक्य क्या कहते थे आपके, और उससे भी पहले आप चलिए महाभारत में जब अर्जुन से पूछा गया था कि आपकी निगाह कहाँ है, आपको क्या दिख रहा है, अर्जुन ने कहा मुझे मछली की आंख दिख रही है। फोकस। युद्ध में चाहे वो टैरिफ वॉर हो, चाहे वो ट्रेड वॉर हो, चाहे वो एक्चुअल युद्ध हो, फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका का फोकस कहां था? कहीं भी नहीं। उसने दोस्तों के ऊपर भी टैरिफ मारा, दुश्मनों पे भी मारा। चाइना पे मारा, चाइना से पीछे हट गया, लेकिन दोस्तों पे ज्यादा मारता रहा। सबसे क्लोजेस्ट अमेरिका का अगर कोई है तो है कनाडा। मिले हुए हैं ऐसे, हर चीज में मिले हुए हैं। आपस में एक दूसरे के कंट्री में जाना है उनको ना वीजा चाहिए ना कुछ चाहिए, ट्रेड धड़ाधड़ चलता है। वहां पे उसने टैरिफ मारा। यूरोपियन यूनियन 35% मार दिया, आगे 15 पे डील हो गई। हिंदुस्तान, जो सब कहते हैं सबसे अहम पार्टनरशिप अगर इस सेंचुरी की होगी, वो होगी इंडिया और अमेरिका की इंडो यूएस पार्टनरशिप। इसको बनाने के लिए 25 साल लगाए हैं अलग अलग प्रेसिडेंट्स ने कि हम इसको जरा, जो हिंदुस्तान में एक डिस्ट्रस्ट था कि अमेरिका के ऊपर हम विश्वास नहीं करते थे, वो सुधारने के लिए। क्या हुआ? 25 घंटों में ट्रंप ने 25 साल की मेहनत पे पानी फेर दिया। क्या हिंदुस्तान की पार्टनरशिप उस लेवल पे जा सकती है? मुश्किल से जाएगी। वो डिस्ट्रस्ट फिर भी रहेगा। अब ट्रंप ने ये कर दिया, फोकस उसका इधर उधर हो गया। उसको क्या लगता है, ब्रिक को तोड़ना है। उसे लगता है इंडिया जो है, हिंदुस्तान सबसे वीक लिंक है इसमें। क्यों? क्योंकि हम सभ्य लोग हैं, हम कुछ कहते नहीं हैं, हम रूल्स फॉलो करते हैं और हम शराफत से बात पेश आते हैं। ये शराफत हमारी जो है वीकनेस की तरह से परसीव की जाती है देश के बाहर। दूसरी बात यह है कि हमने कभी अपनी मिलिट्री का लोहा नहीं माना, हम ही ने नहीं माना, दूसरा क्यों मानेगा? वो ऑपरेशन तो आज भी सिंदूर में नहीं ये मान रहे, हाँ नहीं, आदमी विपक्षी है आज भी भी है नहीं तो, मान रहे। वो तो छोड़िए, उनकी बात तो हम ना करें तो ज्यादा अच्छा है हमारे लिए। मुझे तो वो लगता है कि भाई वो डेली डोज ऑफ कार्टून टीवी मुझे मिलना चाहिए, वो डेली डोज दे देते हैं। ठीक है, टॉम एंड जेरी की लड़ाई देख के मजा आता है, यहाँ पे पप्पू जी की बचकानी हरकतों देख के मजा आता है। लेकिन वो छोड़ दीजिए, हम खुद नहीं मानते थे, ऑपरेशन सिंदूर ने वो बदल दिया। अब वो लोहा साफ दिखाई देता है। लेकिन ट्रंप को यही लगता रहा कि इंडिया जो है वो वीकेस्ट लिंक है, इंडिया को ठोको। अगर इंडिया को आपने दबा दिया और इंडिया मान गया तो आप जो है चाइना के खिलाफ सशक्त हो जाएंगे, और आपका जो अगला दुश्मन है इंडिया, उसको आपने वीकन कर दिया। रशिया को आप वीकन कर लोगे इंडिया के जरिए, और ब्रिक्स को आप तोड़ दोगे। एक पंथ कई काज। हुआ नहीं, क्योंकि वो भूल गए कि नया भारत है। तो तरीका जो उन्होंने अपनाया है वो बिल्कुल इतना खराब है कि जेफरी सैक्स, जो एक जाने माने है ना इकोनॉमिस्ट हैं, उनका ही कहना है कि जो अमेरिका ने जो कहा है वो बिल्कुल गलत किया है, और उन्होंने 25 साल की मेहनत 25 मिनट में ध्वस्त कर दी है। अमेरिका में ही सब प्रॉब्लम शुरू हो गई है, वहां पे कीमतें बढ़ने लगी। अब जब गृहिणी के घर में, गृहिणी के किचन में जो खाना आता था वो महंगा होने लगेगा, तो गृहिणी को तो मालूम पड़ेगा। सबसे पहले आप अमेरिका के स्टोर्स जाके देखिए, खाली दिखाई देते हैं। सस्ते स्टोर्स भी खाली दिखते हैं। क्यों? क्योंकि कोई खरीदार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कीमतें बढ़ गई। क्यों बढ़ी? टैरिफ की वजह से बढ़ी। और अमेजोन ने एक और बहुत इंटेलिजेंट काम किया है, उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर एक लेबल चिपका दिया। लेबल ये कहता है ये कीमत $12 होनी चाहिए, फर्ज करिए $12, अब ये $15 है क्योंकि ट्रंप के टैरिफ लगा है इसके ऊपर। तो आपने तो ट्रंप की ना खटिया खड़ी करने की पूरी तैयारी कर रखी है। आपको तो ट्रंप को के सामने आ रहा है क्या? एक इंटरनल इश्यूज है, उसकी एप्सिन फाइल के ऊपर बहुत नाटक चल रहा है, बहुत हल्ला मच रहा है। अब ये अनएम्प्लॉयमेंट आ गया और अब ये इन्फ्लेशन आ गया।
इन तीनों से अगर उसको अलग बाहर करना है तो क्या तरीका है? एक बाहर से कोई ना कोई आपके पास कुछ हो जिसकी वजह से आपको तकलीफ हो रही है। एक बड़ा सा एम क्या है? हम टैरिफ वॉर जीत रहे हैं। इसलिए देखिए उसने क्या ट्वीट किया था कुछ दिन पहले, नहीं ट्रुथ कहता है वो, ट्रुथ सोशल में वो ट्वीट को ट्रुथ कहते हैं। ट्रुथ क्या था? बिलियंस ऑफ डॉलर्स आर फ्लडिंग इनटू द यूएस बिकॉज ऑफ टैरिफ्स, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, थैंक यू फॉर योर अटेंशन। बिलियन आ रहे होंगे लेकिन वो तो टेम्पररी है भाई। पैसे किसने पे करने हैं? कंज्यूमर ने, कंज्यूमर ने। एक्सपोर्टर ने नहीं देने हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हो रही हैं और इसके साथ साथ आएगा रशिया का एंगल और ट्रंप का एंगल, वो हम बाद में बात करेंगे। राकेश जी, ये कमांडर साहब, एक आपने जेफरी सैश की बात की, अभी उस पर भी एक सवाल है मेरा। इस बीच में एम्बेसडर साहब से, एम्बेसडर त्रिपाठी से एक सवाल पूछना चाह रहा था। एम्बेसडर साहब, अमेरिका में भारतीय राजदूत जो है विनय क्वात्रा जो है रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम से मिले हैं और लिंडसे ट्रंप के बहुत करीबी माने जाते हैं। तो इसके क्या मायने लगाए जाएं? क्या बातचीत अभी भी चल रही है? देखिए, लिंडसे ग्राहम से मिलने का मकसद यही था विनय क्वात्रा का कि उनको एक तरह से अप्राइज किया जाए कि देखिए क्या हमारी क्या सोच है। लिंडसे ग्राहम का अगर आप इतिहास पे खोलें तो 2004 में वो 55 में पैदा हुए थे। 2004 में ये पहली बार सेनेटर बने और तब से ये लगातार जीतते चले आ रहे हैं। पहले ये ट्रंप के विरोधी थे 2008 में, उसके बाद ये ट्रंप के साथ इन्होंने समझौता कर लिया, तो अब ट्रंप के अच्छे एलाई हो गए। अब ट्रंप ऐसे हैं कि वो किसी की नहीं सुनते और इसीलिए शायद आजकल अमेरिका में एक बड़ा मीम चल रहा है कि रमी के गेम और अमेरिका में क्या फ़र्क है। ये फ़र्क है कि रमी के गेम में ट्रंप जो है वो जोकर नहीं होता, अमेरिका में होता है। तो बहरहाल उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला। फ़र्क तब पड़ेगा जब ट्रंप का ये कदम जनता को महंगाई के रूप में कचोटना शुरू करेगा और तेजी से, तब ट्रंप को पता लगेगा कि हाँ कहाँ गड़बड़ हो गई। देखिए, जैसे आप कह रहे थे, जेफरी सैक्स ने कहा ही है कि ट्रंप ने इतने साल की मेहनत को पे पानी फेर दिया है। दूसरे एक बड़े अच्छे इकोनॉमिस्ट थे, स्टीव हांस, उन्होंने कहा टैरिफ से पैसा आने का कोई तुक ही नहीं है कि पैसा आएगा तो उससे आप अमीर हो जाएंगे परमानेंटली। उन्होंने ये कहा है कि अमेरिका की या अमेरिकन की प्रॉब्लम यह है कि जितनी उनकी इनकम है उससे ज़्यादा वो खर्चा करते हैं। आमदनी या ठंडी खर्चा रुपया वाली बात है, तो इससे उनके यहाँ डेट बढ़ता जाता है। उसको आप ठीक नहीं कर रहे हैं। आप नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाली बात करें कि आप दूसरे को दोष दे रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि 300 बिलियन के करीब पैसा आया पिछले 2 महीने में। स्टीव हैंक कहते हैं कि आप बताइए 300 बिलियन जो आया वो कहाँ गया, कहाँ पे खर्च हुआ, आपने उसका क्या उपयोग किया। वो 300 बिलियन इनके पास तो आया नहीं, वो कहाँ से ये लेंगे? वो जैसा कि कमांडर साहब बता रहे हैं वो कंज्यूमर से लेंगे। तो कंज्यूमर जो है आखिर में तो कंज्यूमर को ही कचोटेगा ना। और अभी भी आंकड़े मेरे पास जो है बता रहे हैं कि अभी भी हालांकि कम हो गया है, लेकिन अमेरिका अभी भी रूस से इंपोर्ट किए जा रहा है। जनवरी से लेकर के जून के बीच में 2,71,000 मिलियन बैरल क्रूड इंपोर्ट किया गया, जो कि पिछले साल के इसी समय अवधि की तुलना में 11.4% ज़्यादा था। 3.47 बिलियन क्यूबिक मीटर, 3.47 बिलियन डॉलर की एलएनजी अमेरिका ने ली है, जो कि पिछली बार से ज़्यादा थी। तो अभी भी अमेरिका वो कर रहा है। अमेरिका पैलेडियम ले रहा है, अमेरिका फर्टिलाइजर ले रहा है, अमेरिका वो ले रहा है क्या कहते हैं यूरेनियम ले रहा है, रूस से ये सब चीज़ें ले रहा है।
लेकिन दूसरों को बनाता रहा है। और इतना ही नहीं, आप देखिए ईयू भी है जो है, ईयू ने भी पेट्रोल, भले ही गैस पाइपलाइन खत्म हो गई, लेकिन कई चीजें, फर्टिलाइजर तो ईयू दनादन ले रहा है रशिया से। तो आप खुद तो लेंगे, वही एक फिल्म का गाना है ना कि मैं करूं तो पुण्य, तुम करो तो पाप, वही चीज यहाँ लागू हो रही है। और देखिए ये जो ट्रम्प कर रहे हैं, इसको अभी अंदाजा इनको नहीं हो रहा है कि ये चीज कहाँ तक अमेरिका को गर्त में ले जा सकती है। अब देखिए ट्रम्प ने कह दिया कि साहब हम ट्रेड टॉक्स सस्पेंड कर रहे हैं जब तक ये मुद्दे नहीं हो जाते। उसका रिपरकशन क्या हुआ? गवर्नमेंट ने कहा हम भी ये सस्पेंड करने की सोच रहे हैं, स्थगित करने की सोच रहे हैं फॉर टाइम बीइंग, जो हम आपसे आर्म्स और एम्यूनिशंस खरीदेंगे। कितना बड़ा अमेरिका को घाटा होगा। देखिए अभी तक जो दोनों के बीच में जो ट्रेड का डेफिसिट, जिसके बारे में ट्रम्प डंका पीट रहे थे, सिर्फ 40-42 बिलियन का ट्रेड का डेफिसिट है भारत और अमेरिका के बीच में। 100 बिलियन से 150 बिलियन के करीब तो अमेरिका और चीन के बीच में ट्रेड डेफिसिट है। चीन के ऊपर ना अभी अपने प्रतिबंध लगाए गए, ना चीन से अभी ट्रेड कम किया गया, जबकि लगातार पिछले कई सालों से चीन के साथ ट्रेड बढ़ रहा है अमेरिका का। तो ट्रम्प ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर कहाँ उनसे गलती हो गई, या समझ भी रहे हैं तो उसको पब्लिकली मानने से इनकार कर रहे हैं। ये बहुत समस्या अमेरिका के साथ हो जाएगी। भारत तो ठीक है, भारत को नुकसान होगा, लेकिन भारत इतना कुशन कर सकता है। आपको याद है 2008 से 10 के बीच में जब व्यापक आर्थिक मंदी आई थी पश्चिम में, लेमन ब्रदर्स के बैंक के कंगाल होने से, तो सारी दुनिया पे, इवन चीन पे असर पड़ा था, भारत पे नगण्य असर पड़ा था, क्योंकि सारा का सारा जो डिफरेंस था, जो घाटा था, वो भारत की डोमेस्टिक मार्केट ने कंज्यूम कर लिया था, वो उन्होंने सोख लिया था। तो ये जो है, ये बड़ी समस्या हो रही है उनके कि अब 40-42 बिलियन डॉलर का घाटा आ जाएगा। हमने कहा भी कि 25 बिलियन तो हम उसको आपको सेट ऑफ कर सकते हैं, 25 बिलियन का ज़्यादा खरीद लेंगे डिफेंस। 15-18 बिलियन की बात रही, वो उसका कोई इतना ज़्यादा वो नहीं, भारत का व्यापार इतना ज़्यादा है कि 15-18 बिलियन डोमेस्टिक मार्केट हमारी उसको इम्पैक्ट को सह सकती है। और वैसे भी हम दूसरे और विकल्पों को तलाश में हैं, हमने विकल्प ढूंढे भी हैं, दूसरी जगह में ये सब चीज़ें ढूंढ सकते हैं। हमारा तो कुछ ही देर का होगा, लेकिन ये जो एक चेन ट्रम्प ने चला रखी, जैसा कमांडर साहब कह रहे थे, अब ब्रिक्स के पीछे वो पड़ गए थे। आप देखिए, मैंने कैलकुलेट किया, पूरे ब्रिक्स की जो ब्रिक्स प्लस है 11 देश, उनकी इकोनॉमी जो है वो 32.7 ट्रिलियन डॉलर है। उसमें से अगर आप सऊदी अरेबिया और यूएई जैसे उनके दोस्तों को निकाल दीजिए अमेरिका के, जो कि अब दोस्त भी नहीं रहे। आपने देखा यूएई और रूस के बीच में कितनी बढ़िया बात हुई है। तो अगर आप निकाल भी दीजिए 1 ट्रिलियन, तो भी अमेरिका की इकोनॉमी के बराबर ब्रिक्स की इकोनॉमी पड़ती। इसका मतलब अमेरिका अपने बराबरी के पहलवान से झगड़ा मोल लेने की सोच रहा है। और ब्राजील ने, चीन ने, रूस ने, इन्होंने एक करेंसी की बात कर ली है, भारत ने अभी नहीं की, लेकिन इंडोनेशिया जैसे छोटे देश भी कर रहे हैं, हाँ हम एक करेंसी, हम रिंगिन की करेंसी हम मानते हैं। ट्रम्प ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जो स्विफ्ट सिस्टम होता है हमारा, वर्ल्ड का रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम है, कि जो ये करता है कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पे इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, वो न्यूयॉर्क से होकर के रूट होता है। अब उसको ये उसी की वजह से इनकी दादागिरी चल रही है। लेकिन क्या हुआ कि अभी भी 3 साल पहले रूस ने भी अपना सिस्टम बना लिया था स्विफ्ट की जगह। रूस ने अपना SPFS बना लिया था, चीन ने CIPS बना लिया था, भारत ने UPI बनाया ही है, और भारत अब नेक्सस पे काम कर रहा है। नेक्सस एक अलग सिस्टम है। तो इसकी वजह से 3-4 बड़ी इकोनॉमी जो है दुनिया की,
वो तो हट गई यूएस के स्विफ्ट सिस्टम से। तो ये उनको नहीं समझ में आ रहा है कि धीरे धीरे ऐसा काम हो रहा है कि जिससे एक दिन एक सुबह उनकी आंख खुलेगी तो पता लगेगा कि अमेरिका तो एकदम दिवालियापने के कगार बिल्कुल। पे। और ट्रम्प जो है वो मुझे लगता है कि अगला जो प्रेसिडेंट होगा अमेरिका उसके लिए बहुत मुश्किलें क्रिएट करने जा रहे हैं। कमांडर साहब, एक सवाल आपसे ये है कि डज ओनली अ टैरिफ प्लान मेक अ कंट्री ग्रेट? इनका जो मेक अमेरिका ग्रेट वाला मामला है, एक टैरिफ से ग्रेट होता है कोई कंट्री सर? बिल्कुल नहीं राकेश जी, टैरिफ अकेला क्या दे रहा है आपको? टैरिफ एक तरह का टैक्स है। भाई टैक्स तो तब होगा जब इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। अगर आपका इंपोर्ट उतना नहीं होगा जितना आप पहले कर रहे थे, तो उसके ऊपर टैक्स तो कम ही लगेगा ना। पहले आप 100 रुपए कर रहे थे, अब आप 80 करेंगे तो टैक्स आप जितना भी लगा लें कम होगा। और ये हमने देखा है। एक इंडिया का एग्जाम्पल ले लेते हैं, बिल्कुल साधारण तरीके से समझा देता हूं। इनकम टैक्स की अगर आप लेते हैं, इनकम टैक्स आपको याद होगा राकेश जी, त्रिपाठी जी को भी याद होगा, एक जमाने में मार्जिनल टैक्स रेट 90% प्लस हुआ करता था इंदिरा गांधी के टाइम पे। तभी तो ब्लैक मनी का जनरेशन शुरू हुआ। और इतना ज्यादा ब्लैक मनी हो गया कि आज संभाले नहीं संभलता। अभी आपका इनकम टैक्स जो है वो 30% के आसपास का मार्जिनल टैक्स रेट है। कंप्लायंस देखिए कितना बढ़ रहा है। इसी का बेसिक ये है कि जितना आपका कम टैरिफ होगा या जितना आपका कम टैक्स होगा उतनी इकोनॉमिक एक्टिविटी ज्यादा होगी। अब टैरिफ हम क्यों लगाते हैं? हम इसलिए लगाते हैं कि हमारे अंदर कोई ना कोई कमियां होती हैं जिसकी वजह से हम बाहर की चीज नहीं आने देना चाहते, ताकि हम अपने लोगों को सपोर्ट कर सकें। यही समस्या हुई थी 1990 के दशक में, जब मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव ने मिलकर इकोनॉमी खोली थी। तो एक क्लब बना था जिसका नाम था बॉम्बे क्लब, आपको याद होगा। और बॉम्बे क्लब का क्या कहना था कि नहीं नहीं, अब मैन्युफैक्चरिंग मत लाइए, कार मत लाइए, स्कूटर मत लाइए, मोटरसाइकिल मत लाइए। इनमें सारे के सारे टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट थे उसमें। आज की तारीख में बजाज दुनिया का सबसे ज्यादा मोटरसाइकिल टू व्हीलर एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी है। आज के टाइम में टाटा इंटरनेशनल है, जेएलआर को भी उन्होंने अपने साथ ले लिया, कोरस स्टील अपने साथ उनका हिस्सा हो गया। कहां पे हिंदुस्तान में जब आपने लिबरलाइज किया तो कितना फर्क पड़ा। वही बॉम्बे क्लब अब कहता है नहीं नहीं आने दो, आने दो, हम देख लेंगे, हमारा ना हमारी जो इकोनॉमीज है वो उनसे बेहतर है, हमारे प्रोडक्शन उनसे बेहतर है हमारा। आप आज महिंद्रा की, टाटा की इंडस्ट्रीज जाके देखिए, कार मैन्युफैक्चरिंग देखिए, आपको लगेगा नहीं कि आप हिंदुस्तान में हैं। आपको लगेगा कि नहीं आप अमेरिका में। आपको लगेगा बहुत हाई फाई, चीन से भी बेहतर क्या हमने बना रखा है प्लांट हमारे। ये है हकीकत। और यही चीज है जो अमेरिका समझ नहीं पा रहा है कि यही टैरिफ का प्लान 1900s में जब पहले बना किया था अमेरिका ने, उसका नतीजा था डिप्रेशन, द ग्रेट डिप्रेशन उसका नाम क्यों किया गया था। यही चीज अब वापस ट्रंप अपने उनके पास ठूस रहे हैं। इस देखिए, अमेरिका का जो प्रभुत्व था वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के साथ बढ़ा। क्यों बढ़ा? मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका के पास थी। सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चर, करीब करीब 50% ऑफ वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका के पास थी। इसलिए अमेरिका का बोलबाला था। अमेरिकन कंपनी ने प्रॉफिट बनाया। फिर आया वो दौर जब आपने कहा कि नहीं नहीं, फ्री ट्रेड होना चाहिए, वी मस्ट मैन्युफैक्चर वेयर एवर द कॉस्ट इज मिनिमम। आया चीन, क्योंकि वहां पे चीन को ये था कि भाई वो तो है ना, देश ऐसा है जहां पे कोई लॉ होता नहीं। जो उस समय के रूलर थे, आका थे, माओसेतुंग थे, डेंग थे, उन्होंने कहा ठीक है हम कर देंगे। तो किसिंजर गए थे वहां पे, उन्होंने वो बात की, सब हो गया। और ह्यूमन राइट्स को ताक पे रख के, बाकी सबको ताक पे रख के आपने मैन्युफैक्चरिंग उधर शिफ्ट कर दी और अमेरिकन कंपनीज ने प्रॉफिट बनाया। सबने कहा वाजी वाजी, बल्ले बल्ले, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नतीजा क्या हुआ? आपकी मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट हो गई, खास करके लोटेक, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, जहां पे सबसे ज्यादा लोग एम्प्लॉय होते हैं। आपकी एम्प्लॉयमेंट कम हो गई।
अमेरिका के लिए ज्यादा समस्या नहीं थी क्योंकि हाईटेक में वो आगे था, और उसके बाद बाहर से लोग आते रहे। हिंदुस्तान से कितने लाखों करोड़ों लोग गए हैं अमेरिका, और हमारा दिमाग वहां पे काम करता है। लेकिन अब अमेरिका को लगता है कि नहीं नहीं, हमको वो मैन्युफैक्चरिंग वापस चाहिए। अब कैसे आएगी वापस? आपके पास तो ना लोग हैं, आपके कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इतनी ज्यादा है कि अगर आप अपने वर्ग वहां मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, जो भी आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे वो 3 गुना 4 गुना ज्यादा हो जाएगा, कोई खरीदेगा ही नहीं। जी। ये समस्या आती है, और टैरिफ से आप ग्रेट कभी नहीं बन सकते, ये तो आप भूल जाइए। हाँ, मुझे ग्रेटनेस के मुझे लिए एक दो चीजों की जरूरत है। जी, 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 बिल्कुल, कंटिन्यू पैसा, प्लीज़। हाँ, मिलिट्री पावर। पैसा हाँ, जो है अमेरिका के पास है, क्यों? क्योंकि वो डॉलर छापता है, डॉलर हुँ, रिजर्व करेंसी है सब जगह की। तो जितना भी छापे, जितना पैसा कम होगा डॉलर छापता रहेगा। लेकिन उसकी अब सीमा आने लगी है, और गोल्ड स्टैंडर्ड पे मुझे लगता है कि धीरे धीरे वापस पहुंचेंगे। इसीलिए देखिए, जर्मनी और इटली भी अमेरिका में जो उन्होंने अपना सोना रखा था वापस लाना चाहते हैं। इंडिया ने अपना सोना लंदन से वापस आना शुरू कर दिया है, 2 किस्त आ चुकी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले 1 साल में कई सौ किलोग्राम सोना खरीदा है ओपन मार्केट से। बाकी देश भी यही कर रहे हैं, चीन ने तो बहुत ज्यादा खरीदा है। जी, क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि अब अमेरिका का डॉलर जो है वो ढीला पड़ता जा रहा है। कुछ ना कुछ आपको स्टेबिलिटी के लिए चाहिए, वो है सोना। फाइनली सोने की कीमत 1 लाख रुपए से ज्यादा अगर 10 ग्राम की है, यही एक खास, ये अमंग द रीजन, ये भी एक वजह है। तो आपका अब पैसा में आपको प्रॉब्लम आ रही है। दूसरा, जी, एक बस एक सेंटेंस और, दूसरा नहीं, नहीं, आता है बिल्कुल, मिलिट्री। हार्ड पावर के बगैर आप काम नहीं कर सकते, जितनी भी सॉफ्ट पावर हो। सॉफ्ट पावर भाई देखिए, डंडा जो है आपका, जो वो कहते हैं ना, हैव एन आयरन फिस्ट इन ए वेलवेट ग्लव। भाई मुट्ठी है ना बंद होनी चाहिए, हथौड़ा होना चाहिए आपकी मुट्ठी में, लेकिन उसको आप अच्छे से कवर करके रखें ताकि दूसरे को लगे अगर चोट लगेगी तो ज्यादा दर्द नहीं होगा। ये जरूरी है। और मिलिट्री पावर अमेरिका की है, और मिलिट्री पावर और पुतिन के बारे में जब हम बात करेंगे तो इसमें एक और चीज ऐड करूंगा, लेकिन वो कुछ मिनट के बाद। राकेश जी। अ, चीन को लेके एक चीज़ देखने में आ रही है, जैसे भारत और चीन की जो नज़दीकी अभी दिख रही है, चीन की तरफ से जो बयान आया है कि भारत की सॉवरेनिटी जो है वो उस पर हमला नहीं होना चाहिए। ये बड़ी अजीब-सी बात है, बड़ी पता नहीं खुशफ़हमी होनी चाहिए हमें या क्या? एम्बेसडर त्रिपाठी से मेरा सवाल ये है कि ये जो दोस्ती फिर से शुरू हो गई लगती है, हालाँकि प्रधानमंत्री का दौरा तो पहले से तय था, लेकिन ये जो बयान आ रहे हैं और चीन की तरफ से जो हवा चल रही है, ये बड़ी सुहानी हवा जैसी है। तो ये कितने दिन चलेगी और क्या पाकिस्तान और चीन की दोस्ती की वजह से इस पर कोई फ़र्क नहीं आएगा? ये क्या है? थोड़ा-सा इसको डिकोड करें, एम्बेसडर त्रिपाठी। देखिए राकेश जी, ऐसा है कि चीन अभी, अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो भारत और अमेरिका के बीच में जो आग भड़की है उस पे अपनी रोटियां सेक रहा है। चीन ये चाह रहा है कि किसी भी तरह से, ये फिलहाल की बात है, ये टेम्पोररी फेज है। चीन कि चीन हमारे सार्वभौमिकता की, हमारी सॉवरेनिटी की बात कर रहा है, ये बड़े ताजुब की बात है। लेकिन इसलिए है कि वही जो जैसे मंडल सिद्धांत है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो अभी चीन और अमेरिका दुश्मन है। अब अगर अमेरिका के संबंध भारत से खराब हो रहे हैं तो चीन उसमें कूदना चाहता है कि हाँ ठीक है, आइए आप हमारे साथ मिलकर काम कीजिए। देखिए, वैसे वैसे कुछ दायरे ऐसे हैं, कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें हम साथ में मिलकर काम कर सकते हैं। क्लाइमेट चेंज की बात हुई, उसके बाद सेमी कंडक्टर्स वगैरह की बात हुई। ऐसे कुछ इलाके हैं जिसमें हम मिलकर के काम कर सकते हैं और उसमें हमारी सुरक्षा या सार्वभौमिकता को कोई खतरा नहीं होगा। क्योंकि आजकल जो विदेश नीति है, आजकल विदेश नीति टोटलिटी में नहीं होती। आजकल की विदेश नीति जो है वो कंपार्टमेंटलाइज हो गई। डिफेंस एक जगह, इकोनॉमी दूसरी जगह, कृषि तीसरी जगह, डिप्लोमेसी चौथी जगह, स्पोर्ट्स पांचवी जगह। तो ये
मतलब ऐसा कोशिश करते हैं देश की एक जगह में अगर नुकसान हो रहा हो तो दूसरी जगह पे उसका फर्क ना पड़े, असर ना पड़े। अक्सर ये कोशिश करते हैं, अनलेस कि कोई ट्रम्प जैसा हो जो कहे कि नहीं नहीं ये कर रहे हैं तो हम ये भी कर लेंगे। तो अभी अभी क्या है, चीन के लिए भी हमें, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कि वी शुड नॉट पुट आवर गार्ड्स ऑफ। हमको चीन के साथ भी बहुत ही सावधानी से चलना है। चीन का असली दोस्त पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान में चीन के 60-65 अरब डॉलर लगे हुए हैं बिल्कुल, बिल्कुल। और चीन उसको निकालना चाहता है, कमोबेश जितनी जल्दी हो सके निकालना चाहता है, तभी वो पाकिस्तान को दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक सकता है, लेकिन अभी नहीं। और ये है कि चीन को तब भी हमें ये करना पड़ेगा कि हमें अपनी सैन्य सन्नद्धता जो है वो हमें अपनी बरकरार रखनी पड़ेगी। बॉर्डर पे हमें ढील नहीं देना होगा। चीन के साथ बात करें, लेकिन बहुत संभल के बात करें, क्योंकि देखिए अगर कल को चीन और अमेरिका के साथ डील हो जाती है तो चीन हमें नहीं पूछेगा, तो चीन हमें नहीं पूछेगा। तो ये सब इस पे डिपेंड करता है कि कौन कितना ताकतवर है, किसको आप कितना दबा सकते हैं। तो चीन के साथ हम बात करें, हमें भी चाहिए कि हम फ़ायदा उठाएं, मौके पे हम भी चौका मारें। अगर ये मौका है हमारे लिए कि हम ये डरा सकते हैं अमेरिका की कि देखो कायदे से अगर तुम्हारे साथ व्यवहार नहीं करोगे तो हम चीन के साथ काफ़ी दोस्ती बढ़ा लेंगे। तो ये तो मौका है, हम भी उसी तरह से ब्लैकमेल कर सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए तो हमें चीन की बात देखनी चाहिए और चीन से क्योंकि चीन के उसमें तो ग्लोबल टाइम्स में तो देखिए कल या परसों छपा था जी। कि दुनिया पे ड्रैगन और हाथी मिलके डांस कर रहे हैं। हाँ, ग्लोब के ऊपर, मतलब उनका ये था कि अगर चीन और भारत एक साथ मिल जाए तो हाँ, क्या नहीं कर सकते। सही दुनिया है। पर राज कर सकते हैं। हाँ, ये लेकिन बात लेकिन सही है। सवाल और एम्बेसडर त्रिपाठी, इतिहास गवाह है कि चीन के साथ बहुत फूंक फूंक कर कदम रखने चाहिए। हमारे नेता भी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। कमांडर साहब, एक सवाल आपसे ट्रंप की टैरिफ वॉर पर था कि क्या ये भारत के लिए किस तरह मौका बन सकती है? आपदा में अवसर जो हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं, तो ये कैसे एक मौका बन सकता है भारत के लिए? थोड़ा-सा बताइए इस पर। राकेश जी, ये हमारे लिए बहुत बड़ा मौका है, ये कभी मत भूलिएगा। हमारे पास विकल्प की कोई कमी नहीं है। लेकिन थोड़ा सा डेटा ले लेते हैं। देखिए, हमारा सब मिला के एक्सपोर्ट्स कितने हैं? मोटा मोटी 850 करोड़ रुपए, नहीं 850 बिलियन डॉलर्स, माय मिस्टेक, 850 बिलियन डॉलर्स। इसमें से हम 80 बिलियन डॉलर्स के आसपास अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं, मोटा मोटा 10%। इस 80 बिलियन डॉलर्स में से 40 बिलियन डॉलर्स के आसपास है आपका जो है सर्विसेज है। सर्विसेज तो टैरिफ में है ही नहीं, तो आपके बचे 40 बिलियन। इन 40 बिलियन में दो मेजर हिस्सा जो है जो हम एक्सपोर्ट करते हैं जो टैरिफ फ्री हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईफोन्स, फार्मास्यूटिकल्स। ये तीन चीजें जो हैं मोटा मोटी 18 बिलियन डॉलर से, 40 में से बचे कितने? 22 बिलियन। इस 22 बिलियन आपका 800-850 बिलियन का क्या हिस्सा बनता है? 0.25%। 0.25% में आपके ऊपर कितना हिट होगा? सबसे बुरे अनुमान जिसने भी लगाए हैं वो ये कहता है कि भाई ये 22 बिलियन पे हमको बहुत ज्यादा हिट होगा, तो होगा 4 से 5 बिलियन डॉलर। अगर 5 बिलियन भी अगर आप मान लेते हैं हमें प्रॉब्लम होगी, तो क्या होता है उसका नेट रिजल्ट 850 बिलियन में? कोई खास नहीं। हाँ, हमारे जो छोटे हैं लघु उद्योग, कपड़ा, टेक्सटाइल्स, फुटवेयर, लेदर और जेम्स और ज्वेलरी, इनमें बहुत गहरा इंपैक्ट पड़ेगा। यहां पे हमारे लिए प्रॉब्लम होगी। तो भारत सरकार ने क्या किया है? भारत सरकार ने कहा है हम इनके लिए एक फंड तैयार कर रहे हैं, इनको एक पैकेज देंगे।
ताकि इनके ऊपर प्रॉब्लम ना आए। वेरी गुड। आप कहते हैं $850 बिलियन के एक्सपोर्ट में आप 20 बिलियन एडजस्ट नहीं कर सकते, तो भैया आप तो प्रॉब्लम, आप ऐसी प्रॉब्लम देखने जाने ही है। दूसरी बात, देखिए क्या कर रहे हैं इंडिया, अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रहा है। डाइवर्सिफाई कहां कहां कर रहा है? कनाडा के साथ हम देखिए, कनाडा और अमेरिका लगभग उसी लेवल के इकोनॉमीज हैं इन टर्म्स ऑफ मैच्योरिटी। कनाडा के पास भी ये है, परचेजिंग पावर है। हमारे जस्टिन ट्रूडो के साथ समस्याएं थी, लेकिन उसके बाद जब मोदी जी गए अभी कनाडा हाल ही में, उन्होंने वहां पे सुलह करनी शुरू हो गई है, वहां से ट्रेड टॉक शुरू हो गई है, वहां से काफी चीजें शुरू हो रही हैं। एक दिन में कुछ नहीं होता, टाइम लगता है। यूके के साथ आपने एफटीए कर दिया, 90% आपके एक्सपोर्ट्स ड्यूटी फ्री हैं यूके के अंदर। उसके साथ साथ सर्विसेज में आपने अपने जो हिंदुस्तानी जाते हैं 3 साल या उससे कम में, उनको आप वो यूके में टैक्स नहीं देना पड़ेगा जो वहां पे सोशल सिक्योरिटी के नाम पे लेते थे। ये मोटा मोटा होता था 60 से 70 हजार रुपए हर साल, ये आपने बचा दिया। ठीक है, उसके बदले में आपने विस्की पे थोड़ी सी रियायत कर दी, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, यूके के साथ वो कर रहे हैं। उधर आपने ईयू के साथ बड़ी गंभीरता से पिछले कई सालों से चल रहा है एफटीए की बातचीत, लेकिन अब वो गंभीरता से आ गई। यहां तक कि उर्सुला वेंडलिस भी जब इंडिया आई थी, उन्होंने यही कहा था कि हम इस साल के आखिर तक कर लेंगे इसको। लगभग तैयार हो रहा है मसौदा, और लगभग वही होगा जो आपने यूके के साथ किया है। आप गए ब्राजील, लूला डिसिल्वा भी हिंदुस्तान आ रहे हैं, आपने उनके साथ वो कर रखे भाई, हम देखिए यूपीआई हमारा इतना बढ़िया सिस्टम है, हम आपको ये प्रावधान देंगे, आपको हम इंक्लूड कर लेते हैं, आप अपना ओन सिस्टम करिए, फिर हम दोनों एक दूसरे के साथ ये कर सकते हैं, ट्रेड हम करेंगे एक दूसरे के करेंसी में। ब्राजील साउथ अमेरिका में सबसे बड़ी इकोनॉमी है। आप ग्लोबल साउथ के लीडर है, ग्लोबल साउथ में आपने अपने ये बोलबाला कर रखा है, वहां पे दोस्ती कर रखी है, वहां आपके पास मौका है। फिलीपींस के प्रेसिडेंट इधर आए थे कुछ ही दिन पहले, क्या हमने उसके साथ साइन किया है? उनके साथ हमने एक फ्री ट्रेड का मसौदा तैयार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आसियान का अगला चेयरमैन जो है फिलीपींस है, अगले साल फिलीपींस होगा। तो हम आसियान के साथ जो एफटीए है हम रिवर्क करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के साथ एफटीए साइन कर चुके हैं। तो आपने अपने आप को डाइवर्सिफाई करना तो शुरू कर दिया था। मेरा अपना मानना है जो भी हमें तकलीफें होंगी यूएस के साथ, अगर फर्ज करिए ये डील बिल्कुल ही नहीं होती, फर्ज करिए बिल्कुल ही नहीं होती है, तब भी जितना भी हमें तकलीफ होगी वो ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक वो सॉल्व हो जाएगी। और ये भी कभी मत भूलिएगा, जब जब हिंदुस्तान को प्रॉब्लम आई है, चाहे वो 1974 के न्यूक्लियर ब्लास्ट के बाद, या फिर हमारा स्माइलिंग बुद्धा न्यूक्लियर टेस्ट, उसके बाद तो बहुत जबरदस्त सैंक्शंस पड़ी थी हमारे ऊपर। जब जब हमें बना तकलीफें हुई हैं, हम उसके उभरे हैं और ज्यादा ताकत के साथ। ये तो छोटी सी आपदा है। और यहाँ पे मोदी जी का एक बहुत बढ़िया स्टेप लिया था, जब उन्होंने हाल ही में एक बार कहा था एक पब्लिक मीटिंग में कि ये समस्याएं हो रही हैं, हमको अपने ही प्रोडक्ट्स की तरफ ध्यान देना है, वही चीजें खरीदे जिसमें हिंदुस्तानी पसीना बहा है। क्या कर रहे हैं आप? आत्मनिर्भरता, यही है सही। वो कहते हैं ना, यही है राइट चॉइस बेबी, यही है राइट चॉइस। बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे साहब एक सवाल कॉर्ड को लेकर भी निकलता है यहाँ से। अमेरिका के जो तेवर दिख रहे हैं इस समय, अब कॉर्ड का भविष्य क्या होगा? और दूसरी बात यह है कि अब जेफरी सैश ने भी यही कहा कि कॉर्ड में अमेरिका के साथ खड़ा होने से बेहतर है भारत जो है चाइना से हाथ मिलाए। तो और एक तो ये है, दूसरा आरआईसी क्या मजबूत हो सकता है? क्या रूस और चाइना, रूस हमारी कैसे मदद कर सकता है इसमें? और चाइना के साथ अगर हम खड़े होंगे तो किस तरह से हम डीरेल नहीं होंगे? एम्बेसडर साहब।
देखिए, जहाँ तक क्वाड का सवाल है, क्वाड में भारत की भूमिका बड़ी ही सीमित रही है, बड़ी लिमिटेड रही है। क्वाड में भारत की भूमिका जो है वो डिफेंस से इतर चीज़ों पर रही है, जैसे सुनामी के लिए वो करना, या विश्व की फार्मेसी के रूप में आकर के यहाँ पर दवाइयाँ, हेल्थ केयर की बात करना, या सस्टेनेबल गोल्स का के बारे में बात करना। हमने डिफेंस की बात की ही नहीं है क्वाड में। और क्वाड के ही पैरेलल एक दूसरा आउकस जो बन गया है, ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस, वो प्योरली डिफेंस का है। तो हमारी भूमिका इसमें सीमित है, तो इससे कोई फर्क हमें नहीं पड़ेगा। और न ट्रम्प को, अगर वो समझदार हो तो ना उनको इससे फर्क पड़ेगा कि भारत क्वाड में है या नहीं है। दूसरी चीज यह है कि हम क्वाड से क्यों निकले। अगर चीन को हमारे क्वाड में रहने से परेशानी हो रही है तो हो, हमारे लिए तो एक तरह से अच्छा ही है ना कि एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ चीन को लग रहा है कि भाई यहाँ से हमारे लिए कुछ गड़बड़ हो सकती है। दूसरी बात जो आपने कही कि आरआईसी, देखिए आरआईसी बंद तो गया था, लेकिन आरआईसी कोई काम कायदे का कर नहीं पाया। आरआईसी में कुछ पुख्ता बातें नहीं हो पाई, क्योंकि बायलेटरल जो बातें होती हैं रूस और भारत के बीच में, तो हर साल की एक समिट होती है, कभी यहाँ से प्रधानमंत्री जाते हैं, कभी वहाँ से राष्ट्रपति आते हैं, उससे काम चल जा रहा है। लेकिन चीन के साथ जो है, चीन के साथ हमारा ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है, सिर्फ बॉर्डर मैकेनिज्म को छोड़ के, जिसकी काफ़ी बैठकें हो चुकी हैं। चीन के साथ हमारा कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है रेगुलर। और चीन के साथ चूंकि कोई मैकेनिज्म नहीं है, इसलिए चीन के साथ हमारे रिश्ते भी एक पटरी पर नहीं है, एक मतलब ट्रेजेक्ट्री उनकी वो नहीं है, बन नहीं पा रही है। तो इसलिए आरआईसी, मैं नहीं समझता कि आरआईसी की वजह से आरआईसी मजबूत होगा, या क्योंकि आरआईसी नहीं मजबूत होगा। देखिए, चीन और रूस के बीच में डिफेंस के एग्रीमेंट है, हमारे और रूस के बीच में डिफेंस के एग्रीमेंट है, हमारे और चीन के बीच में नहीं है। वहीं प्रॉब्लम होती है, इसीलिए वो मजबूत नहीं हो पा रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि आरआईसी से कुछ फर्क पड़ेगा। हाँ, क्वाड में जो हम हैं, हमें रहना चाहिए, क्योंकि देखिए हम कुछ नहीं करते हैं तब भी चीन को परेशानी होती। क्वाड जब शुरू हुआ था, उसके पहले चीनी विदेश मंत्री ने कहा था कि ये तो एक समुद्री फेन है जो कि उभरता है फिर खत्म हो जाता है। लेकिन बाद में उसी चीन के शी जिनपिंग ने कहा कि नहीं, क्वाड हम लोगों को रोकने के लिए बनाया गया है, नेटो का ईस्टर्न वो है, रूपांतरण है। तो उन्हें क्वाड से तो परेशानी होती है, हमें वहाँ रहना चाहिए। हमें क्वाड से कोई नुकसान नहीं हो रहा, कोई खास फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन हमें नुकसान भी कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि हम मिलिट्रीली तो अमेरिका के साथ है नहीं उसमें। तो मुझे नहीं लगता कि उससे कोई दिक्कत होगी राकेश जी। अच्छा कमांडर साहब, एक सवाल और था। आज आपने खबर देखी होगी, कल हमारे एयर चीफ ने एक स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान के 6 हवाई जहाज गिराए और उसमें से 5 F-16 थे। तो एक तो सवाल ये आता है कि ये स्टेटमेंट इतनी देर बाद आज क्यों आया, एक। और दूसरा ये था कि अब इस पर फिर से आप जानते हैं राहुल गांधी ने लोकसभा में क्या कहा था। अब वो ये स्टेटमेंट विपक्ष पर भी एक सवाल खड़ा करता है। तो पहले हमारे क्वेश्चन का पहला वो जवाब दे दीजिए, पहला पार्ट, कि आज ही ये डिक्लेरेशन क्यों किया, वो भी एयरफोर्स चीफ ने किया। राकेश जी, ये बड़ा दिलचस्प सवाल है। देखिए, ट्रंप ने भी जो कहा था, उसने ये कहा था ये युद्ध बहुत ना खतरनाक था और 5 हवाई जहाज गिरे। उन्होंने कभी ये नहीं कहा किस देश के गिरे, उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि कहां गिरे, उन्होंने सिर्फ कहा कि 5 हवाई जहाज गिरे। हमारे पप्पू जी ने कहा कि नहीं, ये तो हमारे ही गिरे थे, उन्होंने जंप कर लिया कि हमारे ही गिरे होंगे, और तो कोई गिरा ही नहीं सका, और तो किसी के गिरते नहीं है। ठीक है, हमने कभी ये नहीं कहा कि क्या कहा किसके क्या हुआ, कुछ नहीं, हमने कुछ नहीं कहा। हमने तो ये भी नहीं कहा कि हमने जो है ना किराना हिल्स पे कुछ किया है। ठीक है, ये बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो जानने वाले जानते हैं, जो ना समझे वो
भाई वो ना समझे, छोड़ देते हैं उनको। लेकिन अब आप देखिए ये डिक्लेरेशन क्यों आया, अभी क्यों आया? अभी जी। मेरा अपना मशवरा, मेरा अपना मानना है, ठीक है, कि इसके 2 या 3 कारण हैं। सबसे पहला कारण है ट्रंप के 50% का टैरिफ। आपको दिखाना है कि भाई हम आपसे डरते नहीं हैं। ट्रंप को मालूम है कि उसके लिए जो एक बड़ी चीज जो उसको ना पैसा देती है वो है उसके हथियार, जो हथियार बेचता है। आज की तारीख में उसका सबसे बेहतरीन हथियार, अमंग द बेहतरीन हथियारों में, चाहे भले ही पुराना है, वो है F-16। F-16 का आपने क्या कहा? हमने F-16 के 2 हैंगर मारे, दोनों हैंगर में हवाई जहाज थे और आधा आधा हैंगर हर जगह ध्वस्त हो गया। कितने हवाई जहाज है ना पूरी तरह डिस्ट्रॉय हुए, कितने क्षतिग्रस्त हुए, हमने नहीं कहा। और हमने कहा कि हमने एयर डिफेंस सिस्टम से हमारे S-400 ने 5 फाइटर हवाई जहाज गिराए। ये नहीं बोला कौन से गिराए, लेकिन ये ऑब्वियसली है आपके JF-17 या जंग फाइटर 17, ये आपका J-10C चाइना का। और आपने ये बोला एक बड़ा हवाई जहाज, मोस्ट लाइकली एवैक, जो उनके पास साहब का है, हमने वो गिराया। 6 किल्स उन्होंने क्रेडिट किए S-400 को, और S-400 से हमने सिर्फ 11 मिसाइल्स फायर की थी। उनमें से एक तो इस पे भी लगी थी विसार के पास, जब वो उनका ना बैलिस्टिक मिसाइल आई थी, ठीक है। तो आपने S-400 को बता दिया कि वो बहुत बेहतरीन सिस्टम है। आपने एक तरह से रशिया के साथ अपना सपोर्ट दिखा दिया। एक तरह आपने अमेरिका के आर्म इंडस्ट्री पे एक अटैक मारा। बिल्कुल। अटैक क्यों? क्योंकि भाई F-16 आपका था उस जगह, ये मत भूलिएगा कौन से हम बैटरीज थी और कौन से रेडार थे वहां पे। रेथियन के रेडार थे। रेथियन अमेरिकन कंपनी है। अमेरिकन कंपनी ने, अगर उनके रेडार ने हमारे स्ट्राइक को डिटेक्ट भी नहीं कर पाए, तो वो बता रहे हैं कि साहब आपका जो सिस्टम है वो कितना बेहतरीन है, ठीक है। एक ये मैसेज आपने यहां से दे दिया। दूसरा मैसेज जो है वो सटली दिया है, बिल्कुल हल्के से, खुद कुछ नहीं बोला। मिनिस्टर डिफेंस ने कह दिया नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये मनगढ़ंत कहानी है। लेकिन रॉयटर ने ये कहानी फैलाई थी कि इंडिया ने जो P-8I और पोसाइडन हवाई जहाज खरीद रहे हैं हम, उसको हमने रोक कर लिया है। हाँ। तो आपको बोइंग को आपने मैसेज दे दिया कि भैया संभालिए, आप ऐसे ही चलते रहेंगे तो आपकी समस्या आ सकती है। अमेरिका को डायरेक्ट मैसेज। ये मत भूलिए टाटास और एयरलाइन और इंडिगो ने तकरीबन 500 बोइंग हवाई जहाजों का ऑर्डर दे रखा है। 500। इसके ऊपर बाइडेन गदगद हो रहे थे, ट्रंप गदगद हो रहे थे। और अगर ये इन्होंने कुछ कहा नहीं है, लेकिन हिंट तो आ गया ना जब आपने P-8I हो रहा है के लिए बात की। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, हिंट आ गया, समझने वाले समझ जाएंगे कि साहब एक कमांडर ये जो साहब, है कमांडर समस्या साहब है। एक बात और भी है, कमांडर साहब एक बात और भी है, अभी स्विट्जरलैंड और स्पेन ने अपने हवाई जहाज कैंसिल कर दिए F-35। करेक्ट करेक्ट। छोटे से F-35 जो 2 देश हैं, छोटे से जो 2 देश हैं, तो इसके क्या मायने हैं, क्या संदेश जा रहा है? वही संदेश जा रहा है जो हिंदुस्तान भेज रहा है। देखिए F-35 तो आपको याद होगा हमारा मेहमान था। केरला हाँ, 1 टूरिज्म महीने। ने तो ये भी लिखा था, गॉड्स ओन कंट्री में जो आता है वो यहाँ पे से छोड़ के नहीं जाना चाहता हाँ, है। ठीक है, तो भाई मौके पे चौका केरला ने भी मारा। और आपने बिल्कुल साफ साफ बता दिया F-35 जो है वो कोई ऐसा तोप हवाई जहाज नहीं है जैसा लोग इसको बनाते हैं। F-35 की रिलायबिलिटी, उसकी अवेलेबिलिटी 35% के आसपास है, और हमारे जो रफेल की अवेलेबिलिटी है वो 75% से ज्यादा है। तो आपको साफ दिखाई देता है चाहे जितना, और F-35 बहुत महंगा हवाई जहाज है रफेल से।
F-35 आता है, अगर आपको है ना बहुत से एंड यूजर एग्रीमेंट साइन करने पड़ते हैं कि आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, हम इंस्पेक्ट करेंगे, आप इसके खिलाफ नहीं इस्तेमाल कर सकते, वगैरह वगैरह। रफेल आया है, नो एंड यूजर एग्रीमेंट, आप करिए आपको जो करना है, लेकिन हाँ, हम आपको सोर्स कोड नहीं दे रहे हैं। Su-57 आएगा सोर्स कोड के साथ, कहेगा भैया आप ही सोर्स कोड ले लीजिए, आपको जो करना है आप करिए, आप भले ही एक्सपोर्ट करिए। और रशिया ने कहा है कि Su-30 के जो असेंबली लाइन है हमारी, जो अब अंडर लाइसेंस हम Su-30 बनाते हैं, उसी को हम 1 साल के अंदर मॉडिफाई कर देंगे, Su-57 आपके बनने लगेंगे। आपने एक तीर से कई निशाने मारे हैं। एक, आपने बता दिया कि भाई आपकी इंडस्ट्री की क्या हालत है। दूसरा, आपने बता दिया कि भाई हम आपकी इंडस्ट्री को स्क्वीज कर सकते हैं। तीसरा, आपने बता दिया कि भाई रशिया के साथ हमारा जो डील बन रहा है वो बहुत कुछ कह रहा है, और ये मत भूलिए, जिस दिन ये स्टीव विटकॉक पहुंचे थे रशिया में पुतिन से मिलने, उसके तुरंत बाद डोवल जी भी वहां पे थे, और डोवल जी ने क्या कहा था, हम जो है अपने डिफेंस टाइज को और गहराई तक ले जाएंगे, और डील्स के बारे में बात हो रही है। क्या हो रही है नहीं बात की, वो शायद जब पुतिन आएंगे तब डिक्लेयर किया जाएगा। भाई जब बड़े लोग आते हैं तो उनको भी कुछ कह बोलने का लिए मौका दिया जाता है, उनके लिए भी कुछ छोड़ेंगे। हाँ, करेक्ट। तो आपने जो है अमेरिका को कई तरह से मैसेज दे दिया। वो है, इसके बाद क्या हुआ है, जी जिनपिंग ने बात की ट्रंप पुतिन के साथ, पुतिन ने तुरंत मोदी जी के साथ बात की। पुतिन और ट्रंप मिलने वाले हैं अलास्का में 15 अगस्त को। क्या बातचीत होगी वहां पे? अगर बेस्ट केस सिनेरियो अगर ये होता है कि वो पुतिन और ट्रंप मान लेते हैं यूक्रेन का युद्ध जो है इसको समाप्त करते हैं और कोई एक मसौदा फ्रेमवर्क बना लेते हैं, तो जो रैशनल है एक्स्ट्रा सैंक्शन का, एक्स्ट्रा टैरिफ 25% का, वो खत्म हो जाता है, वापस हमारे टैरिफ 25 पे आ जाते हैं, और फिर वो डील जो है वो कंटिन्यू भी हो सकती है, क्योंकि 25 तारीख को अभी तक वो विजिट कैंसिल नहीं हुई है औपचारिक रूप से। 25 तारीख को अमेरिकन ट्रेड डेलीगेशन को इंडिया आना है। ना इंडिया ने कहा कि वो कैंसल्ड है, ना अमेरिका ने कहा है कैंसल्ड है। ट्रंप तो बड़बोले हैं, कुछ भी बोल लेते हैं, उनकी बात कोई ज्यादा लोड नहीं लेता है, लेकिन ऑफिशियली तो कुछ हुआ नहीं है। बिल्कुल सही। ठीक है, तो संभवतः ये डील जो है ये वापस भी आ सकती है। मेरा अपना मानना है कि यहाँ पे जो है हिंदुस्तान ने एक तीर से बहुत से निशाने साधे हैं। इंटरनल निशाना तो बहुत अहम है, क्योंकि देखिए जो हमारे पिछले सीनियर्स थे रावत साहब, जनरल रावत ने बिल्कुल साफ कहा था, हम 2.5 फ्रंट वॉर लड़ रहे हैं। हाफ फ्रंट इंडिया के अंदर कहा था। सच बात, सच बात है। और मैं तो देखता हूँ, मैं ये पूरा प्रकरण जो देखता हूँ टैरिफ वाला, मैं उसमें तो पाता हूँ कमांडर साहब के अमेरिका ने प्रकारांतर से भारत के खिलाफ पंगा लेके भारत को अपने बराबर खड़ा कर लिया। मतलब हम तो कोशिश कर रहे थे 25 साल से कि दोस्ती बनी रहे, ठीक ठाक रहे, सब कुछ ठीक रहे। अब उन्होंने छोटे छोटे पंगे लेके हमें अपने बराबर खड़ा कर लिया। तो ये जियोपॉलिटिक्स बड़ी समझने वाली चीज है। आप जैसे स्ट्रेटेजिस्ट आते हैं और बताते हैं और चीजों को सुलझाते हैं एक एक करके, तो उसमें मजा आता है, उसमें समझ में आता है कि इस देश, कभी कभी तो ये भी लगता है कि जो दो देशों की लड़ाई होती है जैसे छोटे बच्चों की लड़ाई होती है हैसियत की लड़ाई और अधिकार की लड़ाई, ये सब चीजें होती है, थोड़ा बड़े लेवल पे होती है। आपका सब दोनों अतिथियों के साथ बैठकर, क्योंकि पर्दे के पीछे की कहानी निकल कर आती है। हम लोगों के पत्रकारों के साथ ये है कि खबर के पीछे की खबर क्या है, तो आप लोग हेडलाइंस के पीछे की खबर हमें बताते हैं, और मैं देखता हूँ कि हमारे हर शो में नई नई चीजें निकल कर आती हैं और लोग इसे समझते होंगे। मुझे जिस तरह से रिएक्शन मिलते हैं, लोगों को बहुत पसंद आता है ये, और लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ट्रंप ने ये क्यों किया, चाइना ने अचानक ये बयान क्यों दिया,
और बड़े इंटरेस्टिंग चीजें हैं, लोगों को समझ में आता है और लोग इसे जानना चाहते हैं। बहरहाल बहुत-बहुत शुक्रिया आप सबका, आप दोनों के मेहमानों का, आपने वक़्त निकाला कीमती हमारे लिए। बहुत-बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू राकेश जी। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।